नमस्कार, लोकवाणी टीवी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हर्षिता सेन। आइए देखते हैं भीलवाड़ा शहर की कुछ खास खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की परिपाटी फिर दोहराई जाएगी और भाजपा एक बार फिर से बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। सरकार बदलने वाली सीएम के लिए दोबारा आ रहे हैं। क्या बात है, सरकार अपनी सीधे बोलो ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आज चला के आई ताकि मैं इनके साथ उपस्थित हो सकूं। हमारे सब कार्यकर्ताओं के साथ के साथ एक्स एमएलए साहब ना कोई भी एमएलए साहब के साथ पार्टी की तरफ से और हम सब की तरफ से उनको शुभकामना देने के लिए मैं यहाँ आया। और जो आप परिपाटी की बात करते हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत अच्छे और जोरदार तरीके से यहाँ हम लोग जीत करके जाएंगे। और मुझे भी विश्वास है कि 15-20 दिन के अंदर मुझे फिर आप लोगों से बात करना। वसुंधरा राजे आज भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी के नामांकन दाखिल करने के दौरान आयोजित रोड शो में शामिल होने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए यह बात कही कि इससे पहले भाजपा प्रत्याशी के रोड शो में भीड़ कम रही और माहौल फीका रहने की चर्चा शहर के चौराहे पर शाम तक होती रही। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विठल शंकर अवस्थी के रोड शो में शामिल होने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और वसुंधरा राजे की कैबिनेट मंत्री के मंत्री रहे पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर के आवास पर भोजन के पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए पत्रकारों का एक सवाल, क्या राजस्थान में परिपाटी दोहराई जाएगी, के जवाब में वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में परिपाटी दोहराई जाएगी और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएगी। वसुंधरा राजे ने पत्रकारों के सिर्फ एकमात्र सवाल का जवाब दिया और पत्रकार सवाल पूछते ही रहे, लेकिन वसुंधरा राजे वहां से उठकर निकल गए। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी द्वारा आज नामांकन दाखिल करने के लिए शहर के शहीद चौक स्थित दूधाधारी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन के बाद अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क रोड शो निकाला गया। इस रोड शो में पार्टी के महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सहित पार्टी के पदाधिकारी और नेता का भाजपा के सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, नगर प्रदेश सभापति राकेश पाठव सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। रोड शो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गोलप्यो चौराहे पहुंचा, जहां से वसुंधरा राजे इस रोड में भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी के साथ खुली जीप में सवार हुई, जिसमें सभापति राकेश पाठक भी सवार थे और यह रोड शो स्टेशन तक पहुंचा, जहां बीच रास्ते में वसुंधरा राजे ने जनता का अभिवादन स्वीकार कर हाथ हिलाया। रोड शो के दौरान आज जिंदाबाद वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। रोड शो स्टेशन पर पहुंचने पर वसुंधरा राजे अंबेडकर की मूर्ति को माला अर्पण किया और जीप में बैठकर कालूलाल गुर्जर के आवास पर भोजन के लिए निकल गई। विधानसभा 2023 के चुनाव की घोषणा और रणभेरी शुरू हो चुकी है और आज नामांकन भरे जा रहे हैं, जिसके अंदर भीलवाड़ा विठल शंकर अवस्थी के समर्थन में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भीलवाड़ा पहुंची है और रोड शो में भाग ले रही है। अब देखना यह है कि वो विठल शंकर अवस्थी के पक्ष में कितना जनाधार ला पाती है या फिर विठल शंकर अवस्थी तरह से होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। वसुंधरा राजे की पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर के मकान पर एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें भीलवाड़ा शहर में चल रहे विरोध को शांत करने को लेकर उद्योगपति और भाजपा कार्यकर्ताओं से विशेष चर्चा की गई, जिसको लेकर पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने लोकवाणी टीवी न्यूज़ के रिपोर्टर सुरेंद्र सागर से चर्चा कर बताया कि जल्द ही सभी जगहों पर भाजपा के पक्ष में अच्छे समाचार सुनाए आएंगे। वहीं मांडल विधानसभा मेरी रग रग में है, भाजपा मेरा शरीर है। मैं भाजपा के लिए पहले भी तैयार था, आज भी हूँ। कोई भ्रम नहीं फैलाएं, मैं साथ हूँ मांडल प्रत्याशी के और रहूँगा। भाजपा की सरकार बनने में कामयाब रहेगी, हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब तक जितने भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनका विरोध चल रहा है। इस बारे में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भीलवाड़ा पहुंची और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर और वरिष्ठ नेता से मिलकर डिमेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। आइए इनसे जानते हैं कि वसुंधरा राजे के साथ इनकी लंबी चली चर्चा में क्या चर्चा हुई। सर, आज वसुंधरा राजे आपके यहाँ पहुंची हुई थी और भीलवाड़ा, मांडल और जाजपुर सहित
सातों विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको लेकर चर्चा हुई। आप वरिष्ठ नेता भी हैं और भीलवाड़ा में अच्छी पकड़ भी रखते हैं, तो क्या स्थिति रहेगी सर? देखिए, राजस्थान की स्थिति भी स्पष्ट है और भीलवाड़ा जिले की स्थिति भी स्पष्ट है। माननीय वसुंधरा जी आज पधारी थी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। भीलवाड़ा सिटी में जो विठल शंकर जी अवस्थी को टिकट दिया, उनका नामांकन कराने के लिए आई है। यहाँ कुछ लोगों में नाराज़गी थी विठल जी को लेकर के, तो वसुंधरा जी यहाँ आई, उन्होंने फार्म भी भराया और ऐसे कुछ लोगों को, प्रमुख व्यापारी वर्ग को, दूसरों को भी यहाँ बुलाया था मेरे घर पे और यहाँ उनसे बातचीत करी। और मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से अभी इस समस्या का समाधान हो जाएगा और विठल शंकर जी अवस्थी का टिकट ही रहेगा और विठल शंकर जी यहाँ से जीतेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास है कि विठल जी का जो पिछला कार्यकाल रहा है वो अधिक से अधिक वोट, हर बार अधिक वोटों से जीते, तो इस बार भी उनका यही रिकॉर्ड रहना है। जहाँ तक दूसरे लोगों की नाराज़गी का सवाल है, उसमें कुछ हमारे वैचारिक परिवार के या और दूसरे लोग थे, तो वो सब संस्कारित व्यक्ति है। ये पार्टी ऊपर से जो निर्णय कर देगी उसको मानेंगे और निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी। बाकी भीलवाड़ा जिले में भी लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मुझे तो नहीं लग रहा कहीं हार हो। अब ठीक है, छोटा मोटी नाराज़गियाँ तो बरसों से होती है, ये कोई नई बात नहीं है। अभी आप बता रहे थे भाई मांडल में तो हमारे कोई विशेष विरोध है ही नहीं, क्योंकि मांडल में तो जिसको भी दिया तो सब लोग कार्यकर्ता एक साथ लग गए और मैं भी सबको कह रहा हूँ भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भाजपा के साथ रहूँगा, वोट भी दूँगा, सब करूँगा और बाकी जगह भी मैं सोचता हूँ छोटा मोटा कहीं विरोध है तो वो समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से भारी सीटों से भाजपा जीतेगी। आसन विधानसभा क्षेत्र के आरएलपी में धनराज गुर्जर ने अपनी उम्मीदवारी घोषित की है, वो जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उनकी नाराज़गी इतनी हो गई कि वो आरएलपी में चले गए। क्या मानते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग थे, गए बार भी वहाँ गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, इस कारण से नाराज़गी थी और फिर आरएलपी से एक गुर्जर निर्दलीय लड़ा था और उसने 40,000 के लगभग वोट लिए थे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब वहाँ पर इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वही पूर्व हमारे विधायक हैं जो वर्तमान में विधायक हैं आज भी, उनको वहाँ पर टिकट दिया है। अब आरएलपी से अगर कोई गुर्जर समाज के दूसरे लड़ रहे हैं, जैसे धनराज जी और किसी का नाम आ रहा है, मैं सोचता हूँ कि ये लड़ने का उनका विरोध है। आक्रोश गुर्जरों की संख्या बहुत होने के बाद टिकट नहीं देने से है, पर फिर भी है ना सब लोग संस्कारित है और मैं सोचता हूँ कि वो भी है ना मान जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दिया वो जीतेगा। वैसे आप दूसरों की मानने की बात कर रहे हैं, देखा जाए तो मांडल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और आपको गुरु भी मानते हैं, लेकिन अब तक आप उनके किसी भी सभा में या किसी नुक्कड़ सभा में अब तक नज़र नहीं आए और आज भी आप जहां मांडल होने चाहिए थे आज भी आप भीलवाड़ा ही रह गए। तो क्या वजह है कि कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी व्यक्त हो रही है या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैं साथ हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं आगे भी रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, 4 बार जीत चुका हूँ, इसलिए मैं कोई पार्टी के खिलाफत नहीं करूँगा। चाहे किसी ने पहले कोई भी गलतियाँ की होगी, नुकसान पार्टी का किया होगा, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ। और जहाँ तक आज के चुनाव टिकट की या नामांकन की बात थी, तो चूँकि वसुंधरा जी ने मुझे सूचित किया था कि मैं वहाँ आ रही हूँ, मेरा धर्म बनता है, उन्होंने मेरे को 2 बार कैबिनेट में स्थान दिया, तो ऐसी हमारी नेता आ रही थी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी अगवानी में आ रहा हूँ, तो मैं उनके साथ था और जैसे उनका स्वागत किया और उसके बाद मेरा जाने का शायद वो प्लानिंग भी थी, पर मैडम ने कहा नहीं आप चलो हमारे साथ, तो बैठ लिया, उनके साथ थोड़ा जुलूस में चले। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहाँ कुछ व्यापारी से मिल लूँ और यहाँ जो छोटा मोटा विवाद है उसके बारे में बातचीत करके जाऊँगी। तो फिर उनको मैंने कहा साहब पधारो,
वो मेरे घर पे पधारी और वहाँ व्यापारी वर्ग के और दूसरे कार्यकर्ताओं को बुलाया, तो सबका वहाँ जो है सबसे बातचीत भी की, मैडम मिली। और मैं सोचता हूँ कि उसके कारण से जो भीलवाड़ा में आक्रोश लोगों का कैंडिडेट को लेकर वो भी ख़त्म हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो कोई झगड़े ही नहीं है, हम तो तैयार बैठे हुए, हमारे तो पार्टी के साथ है रहेगा बस कुल मिला के। तो कुल मिला के अब आने वाले समय में आप मॉडल की जो भी सभाएं होंगी उसमें आपका चेहरा देखा जाएगा? हाँ, मॉडल की सभाओं में जहाँ मुझे बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और कोई मान लो ऐसी सभा जिसमें मेरी ज़रूरत नहीं हो, मुझे नहीं बुलाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं जितना जो मेरे से वैसे ही कर रहा हूँ। मैं तो रोज़ मेरे पास लोग फ़ोन कर रहे हैं तो मैं यही कर रहा हूँ, भाई मैं पार्टी के साथ हूँ, आप भी सब पार्टी के साथ रहो। और मेरी जिम्मेदारी और भी है, मेरी केवल अकेला मंडल नहीं है, भीलवाड़ा ज़िले में भी है और मैं राजस्थान गुर्जर महासभा का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। अब जहाँ जहाँ गुर्जर और लड़ रहे हैं और अगर मेरी मांग करेंगे कि आप वहाँ हो तो मैं तो वहाँ भी जाऊँगा। इसलिए मैं मतलब ज़्यादातर जो है सब जगह जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा और जाऊँगा। और मंडल में तो वैसे भी देखा जाए तो मंडल में कोई विरोध है ही नहीं। मंडल गुर्जर समाज के वोट वैसे ही मिलेंगे। उदयलाल जी खुद गुर्जर है और दूसरे कार्यकर्ता सब लग चुके हैं, सारे मंडल अध्यक्ष सब A to Z, कोई एक भी नाराज है ही नहीं। मैं नाराज नहीं, कार्यकर्ता नाराज नहीं, पदाधिकारी नाराज नहीं, संगठन नाराज नहीं, तो फिर किस बात की डर है? डर तो है ही नहीं। केवल बैठकों में आपका चेहरा ही हमारा चेहरा तो आ गया ना, कल आ गया हमारे चेहरे की रोज फोटो आ रही है। उदयलाल जी के साथ कई बार फोटो खिंचवा ली और कल भी आया, मैं मेरे से मिल के गए तो उन्होंने कहा था मेरे को आशीर्वाद दो, तो हमने कहा आशीर्वाद। ऐसा कोई नहीं, आप भ्रम मत डालो, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई भ्रमित करने जैसी बात है न भ्रम डालने की बात है। पत्रकार की हैसियत से आपका धर्म बनता है आप भ्रम पैदा करो, लेकिन मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। पत्रकार भ्रम नहीं फैलाते हैं, ये जो आप बताते हैं भ्रम में डाल रहे हो फैला नहीं रहे हो, भ्रम की स्थिति ला रहे हो, लेकिन ऐसी कोई स्थिति की जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री कवलाल गुर्जर, जिन्होंने ये बताया कि वसुंधरा राजे के आने के बाद भीलवाड़ा के हालात बिल्कुल चेंज होने वाले हैं। भीलवाड़ा में जो राजनीतिक बवाल मचा हुआ है वो शांत हो जाएगा। अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती है और क्या परिस्थितियां रहती है, ये तो चुनाव की हालात ही बता पाएंगे। मैं सुरेंद्र सागर, लोकवाणी के लिए। राजस्थान विधानसभा सीटों में हॉट सीट माने जाने वाली मांडल विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी उदयलाल भडाना ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। अपने नामांकन दाखिल करने के बाद भडाना ने लोकवाणी रिपोर्टर सुरेंद्र सागर से खास बातचीत में कहा कि पार्टी और कार्यकर्ता ने उन पर जो जिम्मेदारी दी है वह उस पर खड़ा उतरने की पूरा प्रयास करेंगे और जनता के बीच जाकर मांडल विधानसभा से पूर्व विधायक और कांग्रेस सरकार के मंत्री रामलाल जाट के कार्यकाल में जाट द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश करेंगे। और इसी के साथ उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बेरोजगारी खत्म कर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इस क्षेत्र में मिनरल्स की विपुल संभावना है, जो गुजरात और अन्य क्षेत्र में प्लांट लगे हुए हैं। इससे यहाँ के युवा बेरोजगार हैं और उनका प्रयास रहेगा यहाँ ऐसे प्लांट लगाए जाएं जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार यहीं पर मिल सके तथा जिंदल में जो बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है वो उनसे वार्ता करके स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। उदयलाल भडाना से जब यह पूछा गया कि उनके राजनीतिक गुरु कालूलाल गुर्जर से क्या उनकी नाराजगी है और उनके साथ नहीं है, इस सवाल के जवाब पर भडाना ने कहा कि ऐसा नहीं है, वह मेरे गुरु हैं और मेरे साथ ही हैं। और अभी भीलवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दौरा होने के कारण लालाजी गुर्जर, जो कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, इसलिए उनसे उनका जुड़ाव होने के नाते वह उनके कार्यक्रम में वहाँ हैं। वहाँ से फ्री होते ही वह मांडल आएंगे और उनके साथ हैं। भडाना ने कहा कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं हम उन्हें साथ हैं और सनातन धर्म की रक्षा करना मेरा उद्देश्य है, लेकिन जो देशद्रोही हैं उनके खिलाफ हैं और हम उनके बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान विधानसभा के चुनाव 2023 की घोषणा के साथ ही आज नामांकन किए जा रहे हैं, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी के उदयलाल भडाना, जो कि मांडल की सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, और इनके सामने राजस्व मंत्री रामलाल जाट हैं, उनके सामने ये चुनाव लड़ रहे हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं। उदयलाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको बधाई भी देते हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने पर। इस बार आप जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं?
जनता के बीच में जो वर्तमान मंत्री जी हैं उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया और बहुत सारी ज़मीनों के घोटाले, नदी बजरी का घोटाला, बहुत सारे घोटाले के, इनके जो भ्रष्टाचार के और घोटालों के मुद्दे वो लेकर जाएंगे और आने वाले समय में मंडल विधानसभा के रोजगार के आयाम स्थापित करेंगे, जिससे कि हमारे क्रीड़ा उपरमाल के जो युवा सब गुजरात, महाराष्ट्र बाहर जा रहे हैं। ऐसा कोई इंडस्ट्री, टाइल्स इंडस्ट्री जैसे हमें पेल्स पार्क क्वार्ट्स यहीं बनता है, लेकिन वो गुजरात में मोर भी जाता है, ऐसी इंडस्ट्री लाएंगे, गैस की पाइपलाइन करवा के यहाँ का युवा यहीं रोजगार, स्थानीय युवाओं को स्थानीय लेवल पर रोजगार मिले। और जिंदल जो है हमारे यहाँ पर है, जिंदल में बाहर के हरियाणा के लोग जो कर रहे हैं, उन सब लोगों को हटा के उनसे आग्रह करेंगे कि हम क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिले और नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो और विकास के पथ पर हम चलेंगे। सबको साथ लेकर जो सनातन धर्म की रक्षा करने जो हमारा संकल्प है उसको रक्षा करेंगे और विकास का काम भी पूर्ण करेंगे। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री कवरलाल गुर्जर आपके गुरु भी हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं, और इस बार उन कहीं ना कहीं आपसे नाराजगी भी दिखी है और साथ में नजर नहीं आ रहा, क्या वजह है? क्या रुझानों को आप मनाएंगे? कोई नाराज नहीं है, वो अभी आएंगे 10 मिनट बाद, आप खुद देखोगे। अभी वसुंधरा जी भीलवाड़ा विठल शंकर जी अवस्थी जी का जो फार्म भरने के लिए आई हैं, आप हमारी बात होगी, मंत्री जी साहब से भी बात होगी। अभी थोड़ी देर बाद में आपको मंच पर मिलेंगे, क्योंकि आदरणीय वसुंधरा जी के कैबिनेट में उन्होंने 2-3 बार काम किया और उनका भाजपा से अच्छा लगाव है, नाता है, तो उनकी एक नैतिक जवाबदारी भी है कोई पूर्व सीएम हमारे तो उनका वो रिसीव करने जाए। एलिवेट से फ्री होते सीधा यहाँ आएंगे और आप सब लोगों के बीच में रहेंगे। क्या आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर आप खरे उतरेंगे? मैं पूरी 100% खरा उतरूंगा। जो हमारे मंडल विधानसभा क्षेत्र के जो जनता जनार्दन है, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। सबकी जो जैसी जनता कहेगी उनके अनुरूप, उनके आशा के अनुरूप काम करेंगे। पार्टी का एक स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप द्वारा ये कहा जा रहा है कि 35 कौम का मैं नेता हूँ, क्या वजह है? 35 कौम का मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अगर जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम करते हैं हम उनका भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो देश विरोधी काम करते हैं हम उनका विरोध करते हैं। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं अगर वो हमारे साथ हैं तो हम उनका सम्मान स्वागत करेंगे, लेकिन जो अगर देश के विरुद्ध काम करेंगे हम उनका स्वागत भी नहीं करेंगे, उनका साथ भी नहीं रहेंगे। हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, लेकिन कानून और संविधान के हिसाब से हम चलेंगे। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको भी साथ में रखेंगे, लेकिन जो देश विरोधी गतिविधियों में रहेंगे उनके हम साथ में नहीं है। ये हमारे साथ थे मंडल प्रत्याशी उदय लाल पटाना, जो कि जिनके लिए कहा जा रहा है कि केवल हिंदूवादी नेता है, लेकिन इनका कहना है कि राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनका ये समर्थन करते हैं और राष्ट्र विरोधी जो बात करते हैं उनका ये विरोध करते हैं। मैं सुरेंद्र सागर, लोकवाणी के लिए। राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी दिन एजेंसी द्वारा एग्जिट पोल किया जा रहा है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इसी कड़ी में दूसरी ओर ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष गणि के आधार पर ज्योतिष नगरी के ज्योतिष डॉक्टर पंडित गोपाल उपाध्याय ने ज्योतिष गणि और ग्रह नक्षत्र के आधार पर भविष्यवाणी की है कि किस राज्य में किस दल की सरकार सत्ता में आएगी और किस दल की सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। जनता किसको स्वीकार कर बहुमत देगी और किसको सत्ता से नकारेगी। तो आइए चलते हैं ज्योतिष नगरी कारोही और मिलते हैं ज्योतिष डॉक्टर पंडित गोपाल उपाध्याय से और जानते हैं उनकी भविष्यवाणी। चीफ एडिटर डॉक्टर चेतन ठटेरा की स्पेशल रिपोर्ट। इंसान जब जीवन में सारी परेशानियों से परेशान होकर निराश हो जाता है और सारी उम्मीद जब खो देता है, तब उसे एक जीवन में एक आखिरी उम्मीद नज़र आती है, ज्योतिष। और अपने उस ज्योतिष के आधार पर ही भविष्य जानने के बाद वो आगे बढ़ने के लिए समाधान खोजता है। तो आज हम भी आए हैं ज्योतिष नगरी कारोई में पंडित डॉक्टर ज्योतिष गोपाल उपाध्याय के पास वर्तमान में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर जो चुनाव की गणित जानने के लिए कि इस चुनाव में, इन विधानसभा चुनावों में कौन सा दल किस पर भारी पड़ेगा, कौन किसको देगा पटकनी और कौन आएगा सत्ता में, कौन होगा सत्ता से बाहर, किसका भविष्य चमकेगा, कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक। आइए अगली बात करते हैं हम डॉक्टर ज्योतिष गोपाल उपाध्याय से। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल उपाध्याय है और मैं यहीं से कारोई से बिलोंग करता हूँ। मेरे को 20 साल हो गए अपना काम करते हुए। और ज्योतिष एक विज्ञान है और इसी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से सभी समस्याओं का हम हल खोजते हैं, जहाँ तक हो सकता है। रंग संहिता से भी खोजते हैं, अंक गणित से भी खोजते हैं
और जो ज्योतिष शास्त्र है उससे भी खोजते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो पराविज्ञान से भी उसका प्रत्येक प्रश्न का हल खोजने की कोशिश करते हैं, और जीव जगत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता पूर्वक समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है, न कि कोई जादू है, न कोई अंधविश्वास। जो इसमें विश्वास करते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, हम यथोचित उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयत्न करते हैं, और वह भी वैज्ञानिक तरीके से, सहजता से, शास्त्र सम्मत होकर के करते हैं। अब तक ज्योतिष गोपाल जी, आपकी जो राजनीति में अब तक राजनीति के अंदर जो आपने कब तक कितनी भविष्यवाणियाँ करी है और कितनी सच साबित हुई है? देखिए, हमारा काम प्रयास करना है। हर चीज़ विज्ञान जैसे खोज करती है, वैसे हम ज्योतिष विज्ञान में अनंत तरीके से खोज करते हैं, नित नया तरीके से अपना प्रयास करते हैं। तो उसमें मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2012-13 के अंदर भविष्यवाणी की थी कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। उसके बाद जो सच है वो आपके सामने है। उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए थे 2013 में। उससे पहले ही मैंने आपको छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, शिवराज सिंह एमपी में और वसुंधरा जी राजस्थान में आएगी, ये भविष्यवाणी की थी। उसका प्रेस नोट जारी किया जो आपके सम्मुख मौजूद है, उसमें आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा 2019 के अंदर भी मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए भविष्यवाणी की थी, और साथ में राम मंदिर बनने के लिए मैंने एकदम क्लियर कट 2 लाइन में कहा था। सब बोलते थे राजनीतिक दल के राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कोई नहीं बताएंगे, तो मैंने उनको तारीख भी बताई। उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर 2019 के अंदर इसका फैसला भी आ जाएगा, और 20 के अंदर ये बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। 21, 22, 23 में आते तो उसको भगवान ने चाहा तो 23 के अंदर भगवान विराजमान भी हो जाएंगे। आज आपके सामने या विश्व के सामने वो प्रत्यक्ष दर्शन है। जो जनवरी 2024 के अंदर प्रधानमंत्री जी वहाँ नरेंद्र मोदी जी स्थापना करने जा रहे हैं उनके कर कमलों से, और सभी साधु संत महानुभाव जो भी देश के संपूर्ण भारतवासियों के द्वारा वो जो एक भव्य मंदिर जो देख रहे हैं आप अयोध्या में, उसका मैंने प्रयास किया था, किया नहीं है, प्रयास किया गया था, और वो प्रयास साबित हुआ जो आपके सामने है। गोपाल जी, अभी आपने कहा कि मैंने 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। 6 महीने बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या आप अब भी मानते हैं, आपकी भविष्यवाणी क्या रहेगी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, जैसा कि अभी तो उन चुनावों में अभी देर है, लेकिन फिर भी मैं यदि एक एस्ट्रोलॉजी को खंगालते हैं अपन ज्योतिष विज्ञान को, तो विज्ञान के माध्यम से कहता हूँ कि यदि नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ और पुष्ट रहे तो 2024 के अंदर तीसरी बार शपथ लेते हुए, भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और वो भी संपूर्ण बहुमत के साथ 295 सीटों से लेकर के 335 सीटें आएगी, और ये पूरे एनडीए गठबंधन की होगी। जो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का जो अपना गठबंधन है, उसकी संपूर्ण 295 से लेकर के 335 सीटों के साथ संपूर्ण बहुमत के साथ फिर सत्ता में नरेंद्र मोदी जी आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। शास्त्र में ये एक विज्ञान है, और विज्ञान जो है ये ज्योतिष विज्ञान है। विज्ञान अनंत काल से चली आई है, तो इसमें हर समस्या का समाधान किसी न किसी रूप में ग्रहों की चाल से खोजा जाता है, और जीव जगत के लिए तमाम जितनी भी जटिलताएं या परेशानियां हैं उनको सुगमतापूर्वक छोटे छोटे उपाय करके या सहज मार्गदर्शन करके उनको सुगम किया जा सकता है, और समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो यथाशक्ति हम प्रयास करते हैं, जो इनमें ज्योतिष विज्ञान में विश्वास करते हैं उसके लिए प्रयास किया जाता है कि हम उनकी समस्याओं का, जटिलताओं का सुगमतापूर्वक हल करके बिना किसी अंधविश्वास में डाले प्रयास करते हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करें कि उनका हल हो जाए। तो जीव जगत ब्रह्मांड में, सनातन में हर कण कण में भगवान होता है, ईश्वर माना जाता है, और ज्योतिष विज्ञान हर कण कण में ईश्वर को प्रतिनिधित्व मानता है, और इसी को विश्वास को लेकर के हम प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान में अंकगणित से भी करते हैं, अंगुर संहिता से भी करते हैं, और जो कर्म की गति के अनुरूप जो ग्रह चलते हैं उसके अनुसार गणना करके उनको बताया जाता है। और जरूरत पड़ती है, मान लेते हैं सभी चीज़ें यदि जवाब देने लग जाती हैं, तो फिर हम पराविज्ञान से, जो विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान से परे है, उस पराविज्ञान का सहारा लेते हैं, और उसी पराविज्ञान के माध्यम से सभी प्रश्नों को, यक्ष प्रश्न होते हैं जिसका कहीं ढाल नहीं मिलता, तो उसका जवाब देते हैं निसंकोच। राजस्थान में राजस्थान सहित 5 राज्यों के चुनाव 2023 में होने वाले हैं। वहीं इस बारे में हम जानना चाहते हैं कि
कहाँ कौन किसको पटकने दे रहा है और कौन कितनी सीटों से अपने सरकार कायम करना चाह रहा है? जी नमस्कार। ऐसा है, जैसा मेरी जानकारी में है, जहाँ तक 5 राज्यों में 2023 के अंदर जो अभी नवंबर में चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को शायद नतीजे आएंगे। तो इनमें जो अभी चुनावों की जो प्रक्रिया चली है, इनमें सबसे पहला जो राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा तेलंगाना और 5वां राज्य जो मिजोरम है। ऐसे करके 5 राज्यों में वर्तमान में चुनावी प्रक्रिया चल रही, जो विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है। तो इन्हीं में से जैसे राजस्थान जो है, इसमें टोटल मेरी जानकारी में 200 विधानसभा की कुल सीटें हैं। इनमें से जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है और कांग्रेस, दोनों आपस में कड़ी टक्कर देने के जो प्रयास हैं वो निश्चित रूप दोनों के होंगे, और निश्चित दोनों में ही कड़ी टक्कर होगी। इसमें तीसरे दल छोटी मोटी सीटें ला सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई बड़ी गुंजाइश नहीं है। तो इन दोनों में जो कंपटीशन है, इनमें भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक है 99 यानी कि 99 सीटों से लेकर के 121 सीटें तक ला सकती है राजस्थान में। और वहीं कांग्रेस जहाँ तक है, तो कांग्रेस 67 यानी कि 67 सीटों से लेकर के 90 सीटें तक लाने के योग बनते हैं। ये ज्योतिष विज्ञान का आकलन है, जो निश्चित रूप से यही आपको देखने को 3 दिसंबर को सामने मिलेगा स्क्रीन पे। दूसरे राज्यों में क्या हालात बनेंगे? दूसरे राज्यों की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ा जो राज्य है दूसरा, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जहाँ तक मेरी जानकारी में 230 असेंबली विधानसभा की सीटें हैं। उन 230 सीटों के अंदर वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही आपस में द्विवीय मुकाबला है, और दोनों दल अपने आप में सत्ता के करीब पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ गड़ाकाट कंपटीशन होगा, सबसे बड़ी स्थिति वहाँ ये आएगी। तो वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, वो 105 सीटों से लेकर के 118 सीटें के लगभग पहुँचेगी। वहीं कांग्रेस की जो स्थिति है, 104 सीटों से लेकर के 116-17 सीटों के नज़दीक पहुँचेगी। यानी कि 116 सीटों तक कांग्रेस 104 से 116 तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर वह 4 से लेकर के 12 निर्दलीय के लगभग आएंगे। ऐसी परिदृश्य अन्य दल जो निर्दलीय या अन्य दल जो आएंगे, वो 8 से 12 के बीच समकक्ष आएंगे। ऐसे परिदृश्य में दोनों ही राजनीतिक दलों को मौका आने पर सुपर ओवर खेलना पड़ सकता है, जो क्रिकेट में बहुत प्रचलित है। सुपर ओवर, जब दोनों टाई मैच की स्थिति में आए तो सुपर ओवर की स्थितियां बनती है। तो वो एमपी में ऐसा स्थिति निर्माण हो सकती है। ऐसी स्थिति यदि निर्माण होती है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और यदि कांग्रेस अपने मुकाम तक पहुंच जाती है तो फिर सत्ता के नज़दीक कांग्रेस होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी। वहीं छत्तीसगढ़ की जो परिदृश्य है साहब, छत्तीसगढ़ में जहाँ तक मेरी जानकारी में है, वहाँ की विधानसभा में 90 सीटें हैं असेंबली, और वहीं 90 सीटों में से वहाँ कांग्रेस मार्जिन ऑफ मनी ले रही है इस समय। देखते हैं ग्राउंड की स्थिति में, तो वहाँ टोटल 90 सीटों में से कांग्रेस लाएगी वहाँ 42 सीटों से लेकर के 48 सीटों के बीच कांग्रेस हासिल करती हुई दिखती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक लेट लतीफ कंपटीशन करती हुई 32 सीटों से लेकर के 43 सीटों के लगभग पहुंचने के योग बनते हैं। ये विधानसभा की चुनाव का परिदृश्य है। इसमें 3 से लेकर के 5 वहाँ निर्दलीय या अन्य दल के विधायक भी आ सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आएगी, जो छत्तीसगढ़ का परिदृश्य होगा। वहीं तेलंगाना, जो आप परमानेंट तेलंगाना की स्थिति, वहाँ पहले टीआरएस थी, वो आज की तारीख में वीआरएस हो गई। तो वीआरएस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही दलों में वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ वीआरएस और कांग्रेस दोनों में भारी कंपटीशन होते हुए कांग्रेस वहाँ सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकता है, सत्ता के नजदीक पहुंच सकती है। लेकिन यदि कांग्रेस ने थोड़ी सी भी गफलत की या लेट लतीफी का कारण बना, तो वीआरएस प्लस बीजेपी वर्सेज अन्य दल मिलकर के सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं। अन्यथा वहाँ कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनेगी। मिजोरम की जहाँ तक रही बात, जो पूर्वी भारत का राज्य है और उसके अंदर पूर्वी क्षेत्रीय दल है, वहाँ जो राष्ट्रीय दल है उनका ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं, इन सब में बहुकोणीय मुकाबला है वहाँ पे। ऐसी स्थिति के अंदर बहुकोणीय मुकाबले में रहते हुए हो सकता है कि वहाँ एनडीए गठबंधन सरकार में आ जाए, तो किसी के लिए अचंभा नहीं होना चाहिए, निःसंकोच हो जाएगा। कार है छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव की गणित क्या रहेगी?
देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की जो बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुल सीटें, जहाँ तक मेरी जानकारी में 90 सीटें असेंबली की बनती हैं, विधानसभा की जो है 90 सीटें होती हैं। वहाँ पे कांग्रेस जीत में फ़ायदे में रहेगी। कांग्रेस वहाँ 43 यानी कि 42 से लेकर के 48 सीटों के लगभग हासिल करके सत्ता के करीब पहुँचेगी। वहीं बीजेपी की जहाँ तक रही बात, तो वहाँ बीजेपी 33 सीटों से लेकर के 43 सीटों के बीच सिमटती दिखती है। और ऐसी सूरत के अंदर 3 से लेकर के 5 निर्दलीयों का योग भी आएगा वहाँ। ऐसे करके वहाँ की सत्ता कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखती है। स्थितियाँ यह है कि वहाँ कांग्रेस फायदे में रहेगी छत्तीसगढ़ में, इसमें कोई संशय नहीं है। निसंकोच सत्ता बनाएगी कांग्रेस। सत्ता बना ले तो कोई बड़ी अचंभा नहीं है वहाँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसव, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा, जिला धंधा नियंत्रण सोसाइटी भीलवाड़ा के आर्थिक सहयोग से एवं स्पर्श हॉस्पिटल भीलवाड़ा तथा गणेश उत्सव प्रबंधन तथा सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र परामर्श एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर हर माह की 5 तारीख को समय प्रातः 9 बजे से अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा में आयोजित होगा। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन, निःशुल्क दवा, चश्मा वितरण 6 व 7 तारीख को स्पर्श हॉस्पिटल आरसी व्यास कॉलोनी टंकी के बालाजी के पास भीलवाड़ा उपलब्ध रहेंगी। जांच परामर्श अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। निवेदक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा, राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आइए जानते हैं कुछ ताजा खबरें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के वर्ष 2023-24 के अनुसार जिले की कक्षा 8 से 12 के स्कूली विद्यार्थियों, छात्र छात्रा वर्ग के मध्य जिला स्तरीय खेलकूद विधिक प्रतियोगिता, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, लंबी कूद, ऊंची कूद, 100, 200, 400 मीटर दौड़ के खेलों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अजय शर्मा की अध्यक्षता एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजपाल सिंह के निर्देशन में आयोजन किया गया। समारोह के आयोजन में अजय शर्मा ने बताया कि खेलकूद हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद वाली प्रतिभाएं जीवन में अधिक सफल होती हैं। उन्होंने खेल को उन्होंने से कर दो, ऊपर से ले लेती थोड़ा सा। समारोह के आयोजन में अजय शर्मा ने बताया कि खेलकूद हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद वाली प्रतिभाएं जीवन में अधिक सफल होती हैं। उन्होंने खेल को खेल की भावना से खेलने हेतु प्रेरित किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजपाल सिंह ने बताया
कि खेलों से बच्चों का न सिर्फ शारीरिक विकास होता है बल्कि बच्चे मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत होते हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि आज के समय में पुरानी कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब की मान्यता आज बदल गई है। बच्चे खेलकूद में भी अपना करियर संवार सकते हैं, जीवन में सफलता पा सकते हैं। आयोजन समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्री योगेश पारिक भी उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि विधिक प्रतियोगिता भी स्कूली बच्चों में खेलों की भावना बढ़ाने में आज के समय में बहुत प्रेरणादायक हो गई है, जिसमें बच्चे बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। ऐसे आयोजन स्कूली विद्यार्थियों में खेलकूद में रुचि पैदा करते हैं। राजेंद्र कचौलिया अध्यक्ष बार संघ भीलवाड़ा ने बताया कि न्याय विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में होने वाली प्रतियोगिता बच्चों के खेलों के भविष्य के लिए बहुत लाभदायक है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक वर्ग की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रही टीम प्रतिभागी अगले चरण की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता हेतु अजमेर जाएंगे। समारोह में सचिव बार संघ भीलवाड़ा श्री वेद प्रकाश पत्रिया, शिक्षा विभाग के निर्णायक मंडल के निर्णायक, शारीरिक अध्यापकगण एवं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी उपस्थित। देखिए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ये सभी पूरे राजस्थान में सभी जिलों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न खेलों को शामिल किया गया, जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि बहुत सारी प्रतियोगिताएं। तो अभी हमने पूरे ज़िले में, चूँकि अभी इसमें शाहपुरा भी जुडिशरी के हिसाब से हमारे ज़िले में ही शामिल है, तो लगभग 14 ब्लॉकों में सभी जगह आयोजन किया गया था। और आज हमने जिला स्तर पर इस आयोजन का जो भी ब्लॉक स्तर से बच्चे जीत कर यहाँ आए हैं, उनका एक खेलकूद जिला स्तर पर किया गया है, इसमें आज जिला एमसी न्यायाधीश महोदय अजय शर्मा जी यहाँ पधारे हैं, इसका उद्घाटन किया है। और चूँकि महेश शिक्षा समिति के चेयरमैन सेक्रेटरी श्रीमान कचौलिया जी ने हमें यहाँ पर न सिर्फ आयोजन करने के लिए बल्कि यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी उपलब्ध करवाया, टेनिस कोर्ट भी उपलब्ध करवाया है। तो यहाँ पर 2 खेल यहाँ किए जाएंगे, उसके पश्चात राजेंद्र मार्ग स्कूल में और प्रताप नगर स्कूल में बाकी खेलों का आयोजन किया जाएगा। ऐसा होता है, कोविड में कुछ समय तक नहीं हो पाया था, लेकिन हर साल ये ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि न सिर्फ बच्चों को प्रोत्साहन मिले बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में भी इससे सहायता मिलती है। और साथ ही इसके माध्यम से हमें एक जो विधिक साक्षरता का भी प्रसार करने में थोड़ी हमें सहायता मिलती है और बच्चे यहाँ से कुछ सीख कर जाते हैं। तो पूरे 14 ब्लॉक में टीमों का खेलों का आयोजन किया गया था। 14 ब्लॉक में विभिन्न खेलों में किसी न किसी खेल के अगर बच्चे नहीं भी मिल पाए तो दूसरे ब्लॉकों से वो बच्चे खेल कर जीत कर आए हैं और सभी कैटेगरीज में बच्चे आए हैं। तो उन सभी का यहाँ पर अब फाइनल जिला स्तर पर चयन किया जाएगा, इसके बाद ये स्टेट लेवल पर अजमेर जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शनिवार को मांडल कस्बे में सभा का आयोजन कस्बे के ब्यावर मार्ग होगा। शनिवार को मांडल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल जाट के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट शनिवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गहलोत की सभा की तैयारियों को देखने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाड़ा रोशन पटेल, व्रताधिकारी दर्जीराम बोस, उपखंड अधिकारी हुक्मी चंद रोहलानिया, थानाधिकारी गणेश राम बिश्नोई सहित अधिकारियों ने सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भीलवाड़ा पधारने पर अंबेडकर सर्कल पर खटीक समाज द्वारा माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। खटीक समाज जिलाध्यक्ष बंसीलाल पटेल, जगदीश चंद्र खोईवाल, पुखराज खोईवाल, लक्ष्मी नारायण डीडवाना, प्रभुलाल खोईवाल, चंद्र प्रकाश चावला, राधेश्याम चंदेल, कैलाश पटेल उपस्थित थे। कांग्रेस केवल विकास करती है, भाजपा भड़काने और गुमराह करने का कार्य करती है। राजस्व मंत्री जाट। कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि कांग्रेस केवल विकास करती है और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके भड़काने और धर्म के नाम पर लगाने का काम करती है और गौ भक्त में सनातन का केवल दिखावा करती है। रामलाल जानी जिले के 7 विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीतकर राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस के हाथों में सट्टा शॉप में और राजस्थान के विकास में भागीदारी निभाने की अपील की है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट आज भीलवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में 20 सालों से यह परंपरा रही है कि हर 5 साल में सट्टा बदलता है। एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा की परंपरा रही है और हर चुनाव में सत्ता विरोधी लहर होती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है और प्रदेश का आम जनता तथा आम मतदाता एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही है।
यह कांग्रेस के लिए संभव हो पाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार और उनकी नीतियों के कारण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 5 सालों के दौरान प्रदेश की जनता के लिए कई लाभकारी योजनाएं लागू की और उन्होंने क्रियान्वित किया, जिनमें प्रमुख रूप से महंगाई, राज्य प्रशासन, गांवों के संघ शिविर जैसी कई लाभकारी योजनाएं, जिनका सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है। और यही कारण है कि प्रदेश की आम जनता राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की ओर आशा की निगाहों से देख रही है तथा सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही है। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व नगर परिषद सभापति ओम नारायणीवाल, मधु जाजू, महिलाएं आदि उपस्थित थे। भीलवाड़ा की राजनीति में हो रहे विरोध और बवाल के बीच पत्रकारों की चाय पार्टी के दौरान चल रही आमजन में चर्चा, वो मांग या किस तरह से हो अपना विधायक को लेकर विशेष चर्चा। आइए चलते हैं सीधे हम हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र सागर के साथ पत्रकारों के बीच। भीलवाड़ा में माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार घोषित किया है। पिछले 15 साल के हमारे शहर के विधायक विठल सिंह अवस्थी, उनको टिकट मिला है। तो जनता वैसे पार्टी ने पूरा भरोसा जताया, परंतु जनता का इस बार आक्रोश भी देखा गया है। और इस आक्रोश को देखते हुए अब कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक सामने प्रत्याशी कौन है कांग्रेस का, वो आज उसके डिक्लेयर होने के बाद ही कह पाएंगे कि धरातल पर क्या स्थिति रह पाती है पार्टी। क्या लगता है इस बार स्थिति क्या बनेगी, जबकि बागी भी मैदान में उतरे हैं? अब तो बड़ा टिपिकल लगता है बीजेपी सरकार आ सकती है, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने विरोध करके किसी और कैंडिडेट को खड़ा किया है। अभी लगता है उसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, और उससे भी अगर कोई बेटर कांग्रेस का अगर प्रतिनिधि कोई खड़ा होता है तो हो सकता है तिकोनी टक्कर हो जाए इनकी। फिर भी जीत का कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी टक्कर यही रहेगी। क्या लगता है इस बार बागी समीकरण बिगाड़ेंगे? अभी के आसार तो ये नज़र आ रहे हैं कि बागी समीकरण बिगड़ेंगे, लेकिन टोटल तो स्थितियाँ जब भी क्लियर होगी 6 तारीख के बाद। ये कौन नाम उठाता है, कौन स्टैंड लेता है, कहाँ त्रिकोणात्मक संकट होते हैं और कहाँ सीधी फाइट होती है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे भीलवाड़ा शहर के अंदर? जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उसके बीच आम जन की क्या समस्या है और क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव का? देखिए, पिछले 15 सालों से भीलवाड़ा में काम नहीं हुआ है और जनता में अच्छा खासा विरोध नजर आ रहा है। और जनता इस बार चेहरा देखना चाह रही है, पार्टी नहीं देख रही है। जनता विकास के मुद्दे को लेकर के एक अच्छा नेतृत्व करने वाला नेता चाहती है, और एक अच्छा नेता भीलवाड़ा में अभी तक नज़र नहीं आ रहा है जिसको जनता चुन करके विधानसभा में। हमेशा देखने में यही आता है कि चुनाव में नेता आते हैं और चुनाव के बाद जब वो विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो उन्हें जनता से लेना देना नहीं रहता है। इसी स्थिति में चौथी बार जो विधायक बीजेपी से आए हैं उसके सामने जनता कांग्रेस से उम्मीद लगाकर बैठी है कि एक ऐसा चेहरा है जिसे जनता अपना बहुमत दे करके उसे विधानसभा में भीलवाड़ा का विकास। मुख्यमंत्री भीलवाड़ा आई है, क्या लगता है क्या समीकरण चेंज होंगे? देखिए, भीलवाड़ा विधानसभा के अंदर विगत 15 वर्षों से जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, और चौथी बार फिर भीलवाड़ा शहर से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विधायक विठल अवस्थी पर भरोसा जताया है। कहा जाता है कि भीलवाड़ा एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और हमेशा एक अच्छे मतों से जीतती हुई आई है। उसी को लेते हुए यहाँ पे बात करते हैं कांग्रेस के, जो पिछली बार की जो है जिनकी जमानत जब्त हुई थी, और इस बार कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी यहाँ पर घोषित नहीं किया है। देखना यह है कि सामने उम्मीदवार कौन आता है, लेकिन हाल ही में ये देखा जा रहा है कि भीलवाड़ा के अंदर विठल सिंह अवस्थी जो कि वर्तमान विधायक है, उनको वापस दोबारा से प्रत्याशी का मौका मिला है। उनका बहुत जोर से संगठन ही है जो विश्व परिषद और बजरंग दल और कई जो विश्वसनीय जो संगठन है उनका विरोध के अंदर उतरे हुए हैं। कल भी आप लोगों ने देखा कि भीलवाड़ा के अंदर अशोक कोठारी जो गौ रक्षा दल के हैं और उनके तरफ से जो एक शक्ति प्रदर्शन किया गया था। हालांकि पूरा उन्होंने खुलकर सामने आने का अभी
नहीं परोसा है, लेकिन क्या वह नामांकन दाखिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वह तो समय ही बता पाएगा। इंतज़ार है 9 तारीख का कि कब इंतज़ार जो 9 तारीख कब आएगी और वो जो नामांकन भरने के लिए कितने बजे तक जाते हैं, कब जाते हैं, भरेंगे या नहीं भरेंगे। भीलवाड़ा लोकवाणी लेकर आया है आपके लिए हर वक्त अपडेट रहने के लिए लेकर आए हैं यूट्यूब पर LT न्यूज़, जो आपको हर वक्त हम भीलवाड़ा शहर की बदलती राजनीतिक घटनाएं, शहर में क्राइम या आपकी जन समस्याएं, आपकी सही खबर, सटीक खबर के लिए आपके YouTube चैनल पर हम उपलब्ध हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।